सोचे रात का वक्त है, आप अपने रूम में बिल्कुल अकेले हैं, लाइट बंद है, सिर्फ बाहर से हवा की एक खास आवाज आ रही है। अचानक आपको लगने लगे कि आपके कमरे में अजीब सी खुशबू फैल गई है, ऐसी खुशबू जो आम नहीं होती। आप आंखें बंद किए लेटे हुए, तभी आपके कान के पास कोई करीब आता है और आहिस्ता से कुछ पढ़ने लग जाता है। अल्फाज समझ नहीं आ रहे, लेकिन जिस्म सुन होने लगता है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे, आप हिल भी नहीं पा रहे। तो सोचें क्या हालत होगी। ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो लोग मुझसे शेयर करते हैं और मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आयतुल कुर्सी का इजहार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत इंटरेस्ट लेती है और हमारे करीब आ जाती है। बेहतर तो ये है अगर आप डरते हैं तो ये स्टोरीज मत सुने। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मैं अपना असल नाम नहीं बताना चाहती। आज भी मुझे डर लगता है कि कहीं ये कहानी सुनाने के बाद कोई मुझे पहचान ना ले, क्योंकि जो कुछ भी मैं बताने जा रही हूँ ये कोई अफसाना नहीं, कोई बनाई हुई बात नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। दिसंबर की बात है, सर्दियां अपने पूरे जोर पर थी। दिन छोटे हो चुके थे, रातें लंबी और अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा महसूस होने लगा था। हमारे बच्चे स्कूल गोइंग नहीं थी, इसलिए छुट्टियों की टेंशन नहीं थी। मेरे शौहर भी फारिग थे। बस यही वजह बनी कि एक दिन अचानक उन्होंने कहा चलो नारायण चलते हैं, बाबू सर टॉप पे बर्फबारी हो रही है। ये सुनकर मैं चौंक गई। नारायण, सर्दियों में, रातें, पहाड़। दिल में हल्का सा खौफ आया, मगर साथ ही एक अजीब सी खुशी भी। फैमिली के साथ ट्रिप, बच्चे, पहाड़, बर्फ, तस्वीरें, सब कुछ जहन में एक खूबसूरत तस्वीर बना रहा था। हमने फौरन प्लान बनाया। लाहौर से निकलना था, इस्लामाबाद में एक रात रुकना था, क्योंकि वहां हमारे कुछ रिश्तेदार रहते थे। फिर अगले दिन शाम नारायण पहुंच जाना था। मेरे साथ मेरे शौहर थे, मेरे 2 बच्चे, दोनों छोटे, और मेरी एक बहन। वही बहन जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इसके साथ ऐसा कुछ होगा कि मैं आज भी काम चाहती हूँ। मेरी बहन मुझसे छोटी थी। खैर, हमने प्लान एग्जीक्यूट किया। शहर की सड़कें निस्बतन खाली थी। लाहौर से निकलते हुए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बच्चे पीछे बैठे हंस रहे थे, कभी खिड़की से बाहर देखते, कभी मोबाइल पर कार्टून। मेरी बहन उनके साथ बैठी थी, कभी उन्हें टोकती, कभी खुद भी बच्चों की तरह खुश हो जाती। इस्लामाबाद हम दोपहर के वक्त पहुंचे। वहां एक दिन और एक रात रुके, खाना वगैरह खाया, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। किसी को अंदाजा नहीं था कि असल कहानी अगले दिन शाम से शुरू होगी। अगले दिन हमने नारायण के लिए निकलने का फैसला शाम में किया, और आज सोचती हूँ तो यही वो लम्हा था जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ ये कि जिनके पास हमने स्टे किया था वहां हमारी फूफो थी, और चूंकि कुछ और भी रिश्तेदार इस्लामाबाद में रहते, तो जब उन्हें पता चला तो वो एक एक करके आना शुरू हुए और मिलना शुरू हो गए। तो इसी वजह से दूसरे दिन शाम को हम लेट निकले। शाम ढल रही थी, सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा था। जूं हम बालाकोट की तरफ बढ़ रहे थे, सर्दी बढ़ती जा रही थी। बालाकोट तक का रास्ता ठीक था, लेकिन जैसे ही हमने बालाकोट क्रॉस किया माहौल बदलने लगा। गाड़ियां कम होती गई, सड़क सुनसान होती गई, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। बालाकोट से पहले भी इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। कभी कोई गाड़ी हमें क्रॉस करती तो करती, अदरवाइज वो रोड भी सुनसान थे। लेकिन अब जो रास्ता था वो अंधेरे में डूबा हुआ था, और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ साथ चलने लगा। एक तरफ गहरी खाई थी, नीचे शोर मचाता हुआ दरिया, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो रात में कुछ ज्यादा ही स्याह और भारी महसूस हो रहे थे। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जा रही थी बस वही हमारी दुनिया थी, उसके आगे कुछ भी नहीं।
मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर यहाँ गाड़ी खराब हो गई तो। मैंने बात किसी से नहीं कही, बस दिल में आई और दिल में ही रह गई। मगर बास ख्यालात खामोश रहकर भी हकीकत बन जाते। अब अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे कि अचानक पीछे से मेरी बहन चीख उठी, एकदम जोर से। मेरे शौहर घबरा गए, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, टायर सड़क पर स्केट खा गए। एक लम्हे के लिए मुझे लगा हम सीधे खाई में जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। गाड़ी घूमकर सड़क के बीच रुक गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, बच्चे चीखने लगे और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे सांस लेना मुश्किल लगने लगा। मेरे शौहर फौरन बाहर निकले। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी बहन गाड़ी के दरवाजा खोलकर बाहर निकल रही थी। वो अपने कपड़े झाड़ रही थी, अपने बाजू, अपनी टांगे, अपना पूरा जिस्म, जैसे उस पर कुछ लगा हो। मैंने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ? वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, सांस तेज, आंखें फैली हुई। थोड़ी देर बाद उसने बस इतना कहा। मुझे लगा जैसे मेरे सर से लेकर पांव तक 2-3 हाथ फिरते रहे और फिर गायब हो गए, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। ये कोई आम बात नहीं थी, ये कोई मजाक नहीं था। अदनान भाई उस सुनसान रोड पे, जहां दोनों तरफ खौफनाक अंधेरा और दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात, इतना वीरान और सुनसान रोड जिस पर सफर करते हुए ही हमें खौफ आ रहा था। और फिर वहां गाड़ी रुक गई और ये हादसा हमारे साथ हुआ। मेरी बहन के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो सच कह रही थी। मेरे शौहर ने गाड़ी चेक की, एक टायर ब्रेस्ट हो चुका था। वो हमें गाड़ी में बिठाकर टायर चेंज करने लगे। उसी दौरान गाड़ी के बाएं तरफ से नॉकिंग की आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा, मेरे शौहर वहां नहीं थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो दूसरी तरफ थे, जैक लगा रहे थे। मेरा दिल बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर नॉकिंग हुई, इस बार पीछे से। मेरे शौहर ने चौंक कर पूछा, तुमने बुलाया था? मैंने कहा नहीं, मुझे भी आवाज आई है। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रात का वक्त, सन्नाटा और वो आवाजें, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें जानबूझकर डरा रहा। नॉकिंग की आवाज सुनकर मेरे अंदर जैसे कोई चीज टूट गई हो। मैं बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी और हर सांस के साथ दिल ये दुआ कर रहा था कि बस ये सब वहम हो, बस थकन हो, बस रात का डर हो। मेरे शौहर ने टायर चेंज करना तेज कर दिया, लेकिन मैं उनके हाथों की कपकपाहट देख सकती थी। वो भी डरे हुए थे, बस जाहिर नहीं कर रहे थे। मेरी बहन पीछे सीट पर बैठी थी, सर झुकाए, आंखें बंद और होंठों पर कुछ अल्फाज जो मुझे सुनाई दे रहे थे। मैंने आहिस्ता आवाज से पूछा, तुम ठीक हो? उसने आंखें खोली और मैं कसम खा सकती हूँ आंखें उस लम्हे मेरी बहन की नहीं थी। उनमें अजीब सी चमक थी, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। वो बोली नहीं, बस सर हिलाया। मेरे शौहर ने टायर लगा लिया, गाड़ी चलाने की कोशिश की, चल पड़ी। हम सब ने सुकून का सांस लिया, लेकिन ये सुकून चंद मिनट का था। हमने जैसे ही गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाई शुरू की, गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बच्चे भी चुप हो गए थे। उनकी आंखों में खौफ था, वो खौफ जो बच्चे अल्फाजों में नहीं बताते, बस चेहरे से झलक जाता है। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क के किनारे दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में खड़े हमें देख रहे हैं। दरिया की आवाज मुसलसल हमारे साथ चल रही थी, कभी तेज कभी धीमी, मगर रुकती नहीं थी। कुछ देर बाद मेरी बहन ने फिर से चीखें मारना शुरू की। इस बार उसने अपने कपड़े जोर जोर से झाड़ना शुरू कर दिए, ऐसे जैसे किसी ने उसके ऊपर कुछ डाल दिया। मैंने उसे पकड़ कर कहा, बस सब ठीक हो जाएगा, गाड़ी चल रही है। वो अचानक हंसने लगी, हंसी ऐसी जो खुशी की नहीं थी। मेरे बच्चे चीखने लगे। मैंने शौहर की तरफ देखा, उन्होंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और कहा, हम किसी तरह किसी रोशन जगह पहुंचे फिर देखते हैं। लेकिन रोशन जगह वहां कहाँ थी?
चंद मिनट बाद हमें सामने एक घना जंगल सा दिखाई दिया। दरख्त इतने करीब थे कि सड़क तंग हो गई थी। यहाँ रोशनी और भी कम हो गई। अचानक मेरी बहन ने दरवाजे का हैंडल खींचा। मैं चीख पड़ी, दरवाजा बंद रखो, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। उसने दरवाजा खोला और गाड़ी से उतर गई और फिर जंगल की तरफ भागने लगी। मेरे दिल ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मेरे शौहर ने चूंकि गाड़ी रोक दी थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम बच्चों के साथ रहो, मैं से लेकर आता हूं। मैं कुछ बोल नहीं सकी, बस सर हिलाया। वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उसके पीछे भागे। गाड़ी के अंदर अब मुकम्मल सन्नाटा था। बच्चे मेरे साथ थे, मगर मुझे यूं लग रहा था जैसे हम सब तन्हा हो। मेरी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। मैंने खुद को मजबूत करने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। आवाज कांप रही थी, मगर मैं रुकी नहीं। कुछ लम्हे बाद मुझे जंगल की तरफ से आवाज आने लगी। पहले मुझे लगा शायद मेरे शौहर की आवाज है, फिर समझ आया आवाज तो उन जैसी है, मगर अल्फाज दुरुस्त नहीं, जैसे कोई नकल कर रहा हो। मेरा जिस्म सुन हो गया। मैंने बच्चों को और जोर से लपेट लिया। उसी वक्त गाड़ी के पिछले हिस्से से कदमों की आवाज। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन था वहां कोई था। उधर मेरे शौहर जंगल में थे। बाद में उन्होंने मुझे बताया। मैं उसके पीछे भागता रहा, मगर वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। फिर अचानक मुझे लगा किसी ने दरख्त के पीछे से झांक कर देखा। मैं रुका, टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा। कदमों की आवाज बिल्कुल मेरे जैसी थी। अचानक किसी ने मेरी कमीज पीछे से पकड़ी। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन सांस की आवाज मेरे कान के पास बिल्कुल साफ थी। वो कहते हैं मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मगर मैं वापस नहीं आ सकता था। काफी देर बाद उन्होंने एक बड़े दरख्त के पास मेरी बहन को देखा। वो जमीन पर बैठी थी, मुंह दूसरी तरफ, जिस्म हिल रहा था। वो कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, कभी ऐसे अल्फाज बोल रही थी जो समझ नहीं आ रहे थे। मेरे शौहर ने प्यार से उसका नाम लिया। वो फौरन खामोश हो गई, आहिस्ता आहिस्ता उठी और बगैर कुछ कहे उनके साथ चलने लगी। लेकिन वापसी पर मेरे शौहर को मुसलसल ये एहसास हो रहा था कि कोई हमें देख रहा, कोई पीछा कर रहा। वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दरख्तों के पीछे से आंखें झांक रही हूं। हम किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे। मेरी बहन को बिठाया, गाड़ी चलाई, लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। हवा निकल गई थी। यहाँ बताती चलूं, जो स्टेपनी टायर था वो ऑलरेडी पंचर था। मेरे शौहर ने गाड़ी किनारे लगाई। हमने एयर मशीन निकाली। इस बार तार छोटी पड़ रही थी। मुझे बाहर निकलना पड़ा। रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई। सर्दियों ने हड्डियों तक काटना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने कहा था कि आकर मेरी हेल्प करवा दो। इस मशीन को सिर्फ पकड़ के खड़ा होना है, क्योंकि इसकी तार छोटी है। जो गाड़ी का लाइटर है उसमें इसको कनेक्ट करना है। अगर तुम पकड़ के खड़ी रहोगी तो ये तार टायर तक पहुंच सकती है। अब दरिया की आवाज और मशीन की आवाज मिलकर अजीब सा शोर बना रही थी। उसी वक्त मेरे बच्चों की चीख सुनाई दी। मैं भागकर गाड़ी की तरफ गई। मेरी बहन फिर से अजीब हरकतें कर रही थी। वो खुद से बातें कर रही थी, कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। मैंने उसे गला लगाया। उसका जिस्म ठंडा था, बहुत ठंडा। उसने अचानक गुर्राने जैसी आवाज निकाली। मेरे हाथ छूट गए। किसी तरह हमने गाड़ी दोबारा चलाई। बार बार रुकते, बार बार हवा बढ़ते। वक्त का अंदाजा खत्म हो चुका था। बस ये दुआ थी कि किसी तरह नारायण पहुंच जाए। आखिरकार दूर एक इमारत की मध्यम सी रोशनी नजर आई, जो होटल था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम पहुंच गए थे। होटल की वो मध्यम सी रोशनी मुझे उस वक्त की नेमत से कम नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हम समंदर के अंधेरे से निकलकर किसी किनारे लगे हों। मगर सच ये है कि हम किनारे पर नहीं थे,
ہم صرف اندھیرے کی ایک اور شکل میں داخل ہو رہے تھے۔ ہوٹل پرانا سا تھا، لکڑی کی سیڑھیاں، فرش پر گھسا ہوا کارپیٹ اور ایک ایسی خاموشی جو عام خاموشی نہیں ہوتی، ایسی خاموشی جس میں آوازیں خود جنم لیتی۔ ریسپشن پر ایک آدمی اونگھ رہا تھا۔ میرے شوہر نے آواز دی تو وہ چونک کر اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی تھکن تھی، جیسے وہ بھی اس جگہ سے مانوس ہو چکا ہو۔ ہم نے 2 کمرے لیے، ایک بچوں اور میری بہن کے لیے اور ایک میرے اور میرے شوہر کے لیے۔ میں نے فوراً بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس وقت میرا دل کسی صورت سے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ بچے میری بہن کے ساتھ اکیلے سوئیں، نہ میں خود اس کے ساتھ اکیلی رہنے کی ہمت کر پا رہی تھی۔ میری بہن بالکل خاموش تھی، نہ وہ رو رہی تھی نہ ہنس رہی تھی، بس ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے اندر سے سب کچھ نکال لیا گیا ہو۔ ہم نے اسے کمرے میں لٹا دیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک وہ چھت کو دیکھتی رہی، پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ ہوٹل کی ایک بات مجھے عجیب لگی، ہمارے دونوں کمروں کی بالکنی ایک ہی تھی، دروازے الگ الگ تھے مگر باہر نکلنے کا راستہ ایک۔ میں نے یہ بات شوہر کو بتائی، انہوں نے بس اتنا کہا، پریشان مت ہو، دروازہ لاک ہے اور ویسے بھی دوسرے کمرے میں تمہاری بہن ہے۔ ہم نے کھانا منگوایا۔ میرے لیے کھانا حلق سے اتارنا مشکل تھا۔ میری بہن نے 2 نوالی لی اور پھر پلیٹ ایک طرف کر دی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے گھرانے جیسی آواز سنائی تھی۔ میں چونک کر اٹھی۔ میری بہن کا جسم اکڑ رہا تھا، دانت بھینچے ہوئے، آنکھیں بند، اور گلے سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جو میں نے کبھی کسی انسان سے نہیں سنی۔ میں نے اسے بلایا، اس کا نام لیا، قرآن کی آیات پڑھی۔ کافی دیر بعد وہ اچانک پرسکون ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا، میں خود بھی کانپ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے شوہر کے کمرے میں گئی جہاں وہ بچوں کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ دروازہ کھولا تو وہ جاگ رہے تھے۔ میرے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کچھ بہت غلط ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ بچے ہمارے ساتھ رہیں گے، میری بہن کو اس کے کمرے میں اکیلا سونے دیا جائے، میں بھی ادھر ہی آ کر لیٹوں۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر اس وقت ہمیں یہی بہتر لگا۔ ہم نے پردے اچھی طرح بند کیے، دروازے لاک کیے اور بستر پر لیٹ گئے۔ نیند مگر ہم سے کوسوں دور تھی۔ رات کے کسی پہر مجھے لگا جیسے بالکنی میں کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی، وقت دیکھا، تقریباً 2:40۔ چاند کی ہلکی سی روشنی باہر تھی، پردوں کے پیچھ سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پردے کے کنارے سے جھانکا اور جو میں نے دیکھا اس لمحے میری سانس رک گئی۔ میری بہن بالکنی میں کھڑی تھی، ننگے پاؤں، بال بکھرے ہوئے، اور اس کی سانس، وہ سانس کسی انسان کی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور کسی چیز کو سونگھ رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ شیشے کے قریب آئی اور اندر جھانکنے لگی۔ اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں میری بہن کی نہیں تھی۔ میں نے فوراً موبائل کی لائٹ بند کی، سانس روک لی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا وہ ہمیں سن لے گی۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے شوہر کو ہلایا، کانپتی آواز میں سب بتایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم نے جو دیکھا وہ حقیقت تھی یا وہم۔ ہم نے ہمت کر کے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر کا منظر اس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ میری بہن اپنے بستر پر سو رہی تھی، بالکل اسی حالت میں جس میں میں اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ چہرے پر سکون، سانس نارمل، میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ ہم خاموشی سے واپس آ گئے، دروازہ بند کیا، پردے مکمل بند کر دیے۔ میں نے خود سے کہا یہ وہم ہے، بس وہم، لیکن وہم اتنا واضح نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر زور سے نوکنگ ہوئی۔ میرے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ دروازہ کھولا تو ہوٹل کا ایک سٹاف ممبر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ کے ساتھ ایک لڑکی ہے، دوپٹہ نہیں ہے، کچن میں ہے، حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سٹاف نے کہا کہ
آپ کے ساتھ کوئی اور لیڈی ہے تو ان کو بھی ساتھ لے آئیں، کیونکہ وہ جو لڑکی ہے اس نے کوئی دوپٹہ نہیں لیا ہوا اور بہت بری حالت۔ جو ساتھ میں لیڈی ہے ان کو لے آئیں اور کہیں کوئی چادر لے آئے جو اس لڑکی پہ ڈال دے۔ خیر ہم فوراً نیچے گئے۔ کچن میں جو منظر تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ میری بہن زمین پر بیٹھی تھی، سامنے ایک بڑا سا دیچکا رکھا تھا اور وہ ہاتھوں سے گوشت نکال کر کھا رہی تھی، اس انداز میں جیسے کوئی انسان نہیں کھاتا۔ ہوٹل کا صاف سہم گیا تھا، کچھ لوگ دور کھڑے تھے، کچھ نے نظریں جھکا لی تھی۔ میرے اندر سے چیخ نکلنے کی تھی مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک بزرگ آدمی آگے آیا، اس نے آہستہ آواز میں کہا، اگر آپ برا نہ مانے تو فجر کے بعد ایک جاننے والے کو بلا لو، ایسے معاملات دیکھتا ہے۔ اس وقت انکار کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا، ہم نے بس سر ہلایا۔ رات ہم نے کیسے گزاری یہ ہم ہی جانتے۔ فجر کے بعد وہ شخص آیا، اس نے میری بہن کو بٹھایا، پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں اس پر حاضری ہو گئی، آواز بدل گئی، لہجہ بدل گیا، اور جو اس نے بتایا وہ ہمارے پیروں تلے زمین نکال گیا۔ اس نے کہا وہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے۔ تب مجھے اپنے بہن کا بچپن یاد آ گیا۔ قبرستان میں ایک دفعہ کھیلنے گئی تھی اور اس کے بعد سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے اس پر جنات کا سایہ تھا اور سب کڑیاں یہاں جڑنے لگی۔ وہ شخص بولا یہ جگہ انہیں ایکٹیو کر دیتی ہے، پہاڑ، جنگل، ویران، یہ ان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اس نے ہمیں تاکید کی کہ یہاں سے فوراً نکل جائیں، 7 دن سورہ بقرہ پڑھیں اور اسے اکیلا نہ چھوڑیں۔ فجر کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو ہوٹل کے کمرے میں عجیب سا سناٹا رہ گیا، ایسا سناٹا جو شور سے زیادہ ڈراتا ہے۔ ہم تینوں، میں، میرے شوہر اور میری بہن، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ بات شروع کرے۔ میری بہن بالکل خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر خالی، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ میرے شوہر نے آہستہ آواز میں کہا، ہم ابھی نکلتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ناران دیکھنے کا شوق، برف باری، بابو سر ٹاپ، سب کچھ اس لمحے ختم ہو چکا تھا۔ ہم نے بچوں کو جگایا، وہ نیند میں تھے مگر ان کے چہرے پر بھی ایک خوف سا جمع ہوا تھا، جیسے رات نے ان سے بھی کچھ چھین لیا۔ سامان ہم نے بس یوں ہی سمیٹا، کوئی ترتیب نہیں، کوئی خیال نہیں، بس وہاں سے نکل جانا تھا۔ ہوٹل سے باہر نکلتے وقت میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی بیلکنی، وہی شیشے کے دروازے، وہی خاموش عمارت۔ دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، کیا واقعی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں یا بس جگہ بدل رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے دم کیا، بچوں پر بھی، اپنی بہن پر بھی اور اپنے اوپر بھی۔ واپسی کا سفر وہ بھی آسان نہیں تھا۔ دن نکل آیا تھا مگر دھند ابھی بھی پہاڑوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ دریا کی آواز اب بھی ہمارے ساتھ تھی، جیسے وہ ہمیں چھوڑنے کو تیار ہی نہ ہو۔ میری بہن پورے راستے خاموش رہی، نہ اس نے کچھ پوچھا نہ کچھ کہا، بس کبھی کبھار اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے مل جاتی اور میں فوراً نظریں ہٹا لیتی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ ڈر اس بات کا نہیں کہ وہ میری بہن ہے، ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں وہ اس لمحے اکیلی نہ۔ بالا کوٹ کراس کرتے وقت مجھے پہلی بار تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، شاید اس لیے کہ وہاں لوگ تھے، گاڑیاں تھیں، آوازیں تھیں، لیکن دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا۔ اسلام آباد پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ ہم نے وہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو میں سو نہ سکی، آنکھ بند کرتی تو وہی منظر سامنے آ جاتا، بیلکنی میں کھڑی میری وہی بہن، جو ایک ہی وقت میں میری بہن بھی تھی اور نہیں بھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ کوئی کمرے کے کونے میں کھڑا ہے، میں فوراً آنکھیں کھول لیتی، کچھ نظر نہیں آتا مگر احساس رہتا۔ اگلے دن ہم لاہور واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا، اپنا گھر، اپنی دیواریں، ایسا لگا جیسے ہم کسی لمحے اندھیرے سے نکل آئے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اندھیرا ہمارے ساتھ ہی آیا تھا۔ پہلے دن سب کچھ ٹھیک رہا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ میری بہن نے اچانک کہا رات کو کوئی میرے کمرے میں کھڑا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور پوچھا کیا دیکھا تم نے؟
उसने बस इतना कहा नहीं, बस महसूस किया वही एहसास जो मुझे नारान में हुआ था। हमने उस दिन भी सूरह बकरा चला दी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और खुद भी पढ़ते थे। और पढ़ते वक्त मुझे कई बार यूं लगा जैसे घर में कोई और भी सुन रहा हो। कभी दीवारों के पास से हल्की सी आवाज आती, कभी छत से कुछ चलने जैसा महसूस होता। ऐसा लगता किसी को बहुत बुरा लग रहा। मैंने खुद को समझाया कि सब वहम है, हम थके हुए हैं, दिमाग खेल खेल रहा। लेकिन फिर वो वाकया हुआ जिसने मुझे यकीन दिलाया कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। एक रात मैं किचन में पानी पीने गई, घर खामोश था, बच्चे सो रहे थे, शौहर भी। जैसे ही मैंने गिलास रखा मुझे लगा किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया, बहुत आहिस्ता। मैं चमक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो एहसास वो बिल्कुल नारान वाला था। मैं तेजी से कमरे में वापस आई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं दरवाजा लॉक करके सोई। दिन गुजरते गए, सूरह बकरा मुकम्मल हुई, वज़ाइफ जारी रहे। मेरी बहन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी, उसकी हंसी वापस आ गई, बातें भी। हम सब ने सुख का सांस लिया, मगर कभी कभी अचानक खामोश हो जाती और उसकी आंखों में एक साया सा आ जाता। मैं तब कुछ नहीं कहती, बस समझ जाती हूँ। आज भी कभी कभार रात के सन्नाटे मुझे वही एहसास होता है, जैसे कोई मेरे करीब आकर रुका। सांस की हल्की सी आवाज और फिर खामोशी। मैं फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ और वो एहसास आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। मेरी बहन अब ठीक है, काम भी करती है, हंसती भी है, लेकिन हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हम जानते हैं कुछ चीजें जाती नहीं है, वो बस खामोश हो जाती। जिंदगी मामूल पे आ चुकी थी। नारायण के आने के बाद मैंने अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश की। घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा की बातें, सब कुछ ऐसे करती रही जैसे जिंदगी दोबारा अपनी पटरी पर आ गई। लेकिन अंदर कहीं एक चीज थी जो खामोश नहीं हो रही थी। मैंने महसूस किया कि खामोशी अब मुझे डराती। पहले मैं सुकून के लिए खामोशी ढूंढती थी, अब अगर घर में ज्यादा देर खामोशी हो जाती तो दिल बेचैन होने लगता था। ऐसा लगता जैसे खामोशी में कुछ सांस ले रहा। मेरी बहन शुरू के दिनों में बिल्कुल नॉर्मल नजर आने लगी। बच्चों के साथ हंसती, बातें करती, कभी किचन में मेरी मदद कर देती और कभी किसी एक जगह पर घूरने लगती। मैं जब उसकी तरफ देखती तो वो फौरन चौंक जाती, जैसे किसी गहरी सोच में वापस आ गई हो। मैं पूछती क्या हुआ, वो मुस्कुरा कर कहती कुछ नहीं, बस ख्यालों में थी। लेकिन मैं जानती थी वो ख्यालात आम नहीं थे। हमने घर में एक असूल बना लिया, कोई भी अकेला नहीं रहेगा, खास तौर पर रात के वक्त। दरवाजे बंद, लाइट जलती रहती और सोने से पहले कुछ सूरतें लाजमी पढ़कर अपने ऊपर फूंकते। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया मेरे बच्चे भी बदल गए। मेरा बड़ा बेटा रात को बार बार जाग जाता, डरावने ख्वाब देखता, कभी कहता अम्मी कोई हमारे कमरे के बाहर खड़ा है। मैं उसे सीने से लगा लेती और कहती नहीं बेटा, कोई नहीं था, अम्मी यहाँ है। लेकिन दिल ही दिल में मेरा अपना खौफ बढ़ता जा रहा था। एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने आहिस्ता से फर्श पर कदम रखा हो। मैं बिस्तर पर सीधी होकर बैठ गई, सांस रोके कान लगाकर सुना। आवाज फिर आई, बिल्कुल हल्की मगर वाज़ेह। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ी। दिल जोर से धड़क रहा था। चंद लम्हों बाद आवाज बंद हो गई, मगर नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने अपने शौहर को बताया। उन्होंने कहा शायद हमारा जहन अभी तक उस सफर से बाहर नहीं आया। मैंने सर हिला दिया, लेकिन दिल ने बात नहीं मानी। वक्त गुजरता गया, सूरह बकरा का विर्द मुकम्मल हुआ, फिर भी हमने उसे मामूल बना लिया। हर चंद दिन बाद घर में तिलावत और दम और दुआ। मेरी बहन पहले से बेहतर थी, मगर कभी कभार उसके रवैये में हल्का सा फर्क आ जाता। वो अचानक तेज आवाज से चौंक जाती या किसी नामालूम आवाज की तरफ मुड़कर देखती। एक दिन हमने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, क्या तुम्हें अब भी कुछ महसूस होता है? उसने कुछ देर खामोश रहकर कहा, कभी कभी जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन वो तंग नहीं करता, बस मौजूदगी का एहसास दिलाता।
ये सुनकर मेरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। मैंने उससे कुछ और नहीं पूछा। मैं डर गई थी कि कहीं कोई सवाल ही किसी चीज को जगा ना दे। कुछ महीने बाद एक छोटा सा वाकया हुआ जिसने मुझे दोबारा नारायण की रात याद दिला दी। हम सब बैठे थे, टीवी चल रहा था, बच्चे खेल रहे थे। अचानक लाइट चली गई। ये आम बात थी, मगर जैसे ही अंधेरा हुआ मेरी बहन ने जोर से सांस खींची, ऐसी सांस जैसे किसी ने उसे डरा दिया। मैंने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की। वो दीवार की तरफ देख रही थी। मैंने कहा, क्या देखा तुमने? उसने आहिस्ता आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस लगा जैसे कोई वहां खड़ा था। मेरे दिल ने एक लम्हे के लिए धड़कना छोड़ दिया। उसी रात मैंने एक फैसला किया, हम अब कभी सर्दियों में पहाड़ों का रुख नहीं करेंगे, खासतौर पर रात के वक्त ने वाकई कुछ जख्म भर दिए, मगर निशान बाकी रहे। अब भी जब कभी पहाड़ों की वीडियो देखती हूँ या नारायण कागान बाबू से टॉप का नाम सुनती हूँ तो दिल के अंदर कहीं एक सर्द लहर सी दौड़ जाती है। कभी कभी रातों को सोते हुए मुझे वही मंजर याद आता है। बालकनी में खड़ी वो लड़की जो एक ही वक्त में मेरी बहन भी थी और नहीं भी। मैं आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, अपने बच्चों की सांसें सुनती हूँ और दिल ही दिल में शुक्र अदा करती हूँ कि हम सब महफूज हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ चीजें मुकम्मल तौर पर नहीं जाती, वो खामोश हो जाती हैं, पीछे हट जाती हैं और वक्त आने का इंतजार करती हैं। इसीलिए मैं आज भी ये कहानी सुना रही हूँ, किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि खबरदार करने के लिए। यार, वीरान सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती और पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं होते, और हर खामोशी सुकून नहीं देती। कभी कभी खामोशी के पीछे कोई जाग रहा होता है। और कभी आप रात के वक्त सर्दियों में उन पहाड़ों में सफर करें तो आपको अंदाजा हो कि हमने कितना खौफ का सामना किया। वो जगह वैसे ही इंसान पर खौफ तारी कर देती। और फिर ऐसे में मेरी बहन के साथ ये सब मामलात हो रहे थे। तो ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और रोड ट्रिप से रिलेटेड स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मधिया है। ये बात दिसंबर के आखिर की है। पंजाब में फोक का सीजन अपने अरूज पर था। वो धुंध वाली सर्द रातें जिनमें हेडलाइट्स भी जैसे दीवार से टकराकर वापस आ जाती। हम लोग फैमिली के साथ एक जरूरी काम से लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जा रहे थे और हमने जानबूझकर मोटरवे नहीं लिया। और चूंकि मोटरवे धुंध में बंद थी तो हमने जीटी रोड लिया। गाड़ी में हमारे 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों पिछली सीट पर कंबल में दुबके हुए। मेरी सास और ससुर भी साथ थे और मैं फ्रंट सीट पर बैठी थी, अपने हाथ में गर्म कॉफी का कप पकड़े। मगर हकीकत ये थी कि कॉफी गर्म थी, लेकिन मेरे अंदर का डर ठंडा नहीं हो रहा था, क्योंकि धुंध सिर्फ नजर नहीं छीनती, कभी कभी अकल भी छीन लेती है। हम जीटी रोड पर गुजरात खारियां की तरफ बढ़ रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, सड़क पर गाड़ियां कम थी, मगर कभी कभार कोई हैवी ट्रक धुंध में से उभर कर यूं निकलता जैसे किसी ने दीवार में सुराख करके उसे बाहर धकेल दिया। हेडलाइट की रोशनी धुंध में ऐसी फैलती जैसे कोई सफेद धुआं गाड़ी के आगे दौड़ रहा हो। हमजा यानी मेरे शौहर बार बार रफ्तार कम करते, फिर बढ़ाते, फिर कम करते। मैंने आहिस्ता कहा, हमजा आहिस्ता चलाओ, बच्चे हैं। उन्होंने गर्दन हिलाई, मगर मैं महसूस कर रही थी कि वो भी अंदर से बेचैन है, क्योंकि बहुत अलर्ट ड्राइविंग करनी पड़ रही थी। वो बेचैनी जो आदमी मानता नहीं, मगर उसके हाथ स्टीयरिंग पर सच बोलते हैं। हम खारियां क्रॉस कर चुके थे और अब सड़क के दोनों तरफ खेत, झाड़ियां और कुछ दूर तक दरख्तों की लकीरें थी। फॉग इतनी थी कि मुझे रोड का किनारा भी मुश्किल से नजर आ रहा था। सड़क सुनसान होती जा रही थी। दूर कहीं छोटे देहात के बल्ब टिमटिमाते थे, लेकिन वो रोशनी भी धुंध में ऐसी डूबती जैसे कोई पानी के अंदर जुगनू जल रहा। उसी दौरान मैंने पहली बार महसूस किया कि गाड़ी के अंदर सन्नाटा अजीब होने लगा है। ये वो सन्नाटा था जिसमें लगता है जैसे कोई तीसरा भी सांस ले रहा। मैंने खुद को समझाया कि ये धुंध और रात की वजह से, मगर फिर
अचानक हमजा ने गाड़ी मजीद स्लो कर दी। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने स्टीयरिंग पर उंगली जमाते हुए कहा, सामने देखो। मैंने फोग में झांका और फिर मुझे वो नजर आई, एक एपीवी गाड़ी विद जीटी रोड के एक साइड पर, बिल्कुल खामोश साकित, जैसे किसी ने उसे वक्त के बाहर खड़ा कर दिया। गाड़ी की लाइट ऑफ, अंदर कोई हरकत नहीं, न ड्राइवर न किसी मुसाफिर की झलक। बस गाड़ी यूं खड़ी थी जैसे कुछ मिनट पहले वहां जिंदगी थी और अचानक सब खत्म हो गया। मेरे दिल ने जोर से धड़क कर जैसे कहा, ये ठीक नहीं है। मैंने फौरन कहा, हमजा गाड़ी मत रोको, निकल जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं, ना ही कोई खौफनाक बात थी। हमें यह भी डर था कि खुदा न खास्ता कोई लूट मार वाला सीन ना। इस तरफ गाड़ी खड़ी, आगे जाकर कुछ लोग ना हमें रोक लें। मगर हमजा का मसला यह था कि उसे हर चीज की वजह चाहिए होती थी। वो खतरा महसूस करके भी पहले उसे अकल से शिकस्त देने की कोशिश करता था। उन्होंने गाड़ी सड़क के किनारे लाई और रोक दी। मेरी सास ने पीछे से आवाज दी, क्या हुआ? हमजा ने दबी आवाज में कहा, बस गाड़ी खड़ी है, लाइट्स ऑफ है, कोई नजर नहीं आ रहा, शायद कोई मसला हो। मैंने सख्त लहजे में कहा, यह हमारा मसला नहीं, चले यहां से। मगर गाड़ी रुक चुकी थी, और जब गाड़ी रुक जाए तो खौफ अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, क्योंकि वो जगह बहुत सुनसान और वीरान थी। हमजा ने दरवाजा खोला। बाहर धुंध के अंदर ठंडी हवा थी, ऐसी ठंडी जो सिर्फ जिस्म नहीं, आदमी की हड्डियों तक जाकर बैठ जाती। मैं गाड़ी देखकर आता हूं, वो कहकर उतर गए। मैंने उनका बाजू पकड़ा, अकेले मत जाओ प्लीज। वो कुछ लम्हे रुके, फिर बोले, मैं सड़क के किनारे ही हूं, बस 2 मिनट। वो धुंध में आगे बढ़े। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि उनकी आवाज सुन सकूं। गाड़ी के पास जाकर वो रुक गए। उन्होंने अंदर झांका, फिर उस गाड़ी के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन मुझे लगा जैसे दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं, हल्की सी खला है। वो गाड़ी के आगे से गुजरकर सड़क के उस पार वाली झाड़ियों की तरफ देखने लगे, और फिर मुझे भी नजर आया, गाड़ी के पीछे थोड़ा फासले पर फोग में दबे हुए एक मध्यम सी रोशनी, जैसे किसी ने चिराग या लालटेन जलाई हो, और उस रोशनी के आसपास कुछ साए इंसानों के। मेरे शौहर ने हाथ से इशारा किया कि मैं उधर देखता हूँ। मेरी सास ने घबरा कर कहा, वापस आ जाओ, रात है। मगर हमजा झाड़ियों की तरफ चले गए। मैंने बच्चों की तरफ देखा, दोनों सो रहे थे, लेकिन मेरी बेटी की पेशानी पसीने में भीगी थी। सर्दी में पसीना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपनी सांस रोक कर फोग में देखते हुए खुद से कहा, ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? चल लम्हों बाद हमजा झाड़ियों के पार वाली तरफ पहुंच गया। मैं उन्हें पूरी तरह देख नहीं पा रही थी, मगर उनके जिस्म की हरकत से अंदाजा हो रहा था वो रुके हुए हैं। फिर एकदम मुझे कुछ आवाज सुनाई थी, बहुत हल्की मगर साफ। कोई मर्द बोल रहा था, शायद 2-3 लोग, और एक लड़की की हंसी। ऐसी हंसी जो खुशी वाली नहीं होती, ऐसी हंसी जिसमें कोई अंदर से टूटा हुआ इंसान खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा लॉक किया, फिर अपनी सास की तरफ देखा। वो भी सीधी होकर बैठ गई थी। क्या हो रहा है? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैंने बस इतना कहा, दुआ पढ़े। हमजा के कदमों की आवाज वापस आने की बजाय अंदर की तरफ जा रही थी। अब आगे की जुबानी मेरे हस्बैंड हमजा की जुबानी। चंद कदम आगे गया तो मुझे हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। कोई पढ़ रहा था, कोई बुड़बुड़ा रहा था, और दरमियान में एक लड़की की आवाज थी, कभी हंसती और कभी चीखें मारती। मैं झाड़ियों के आखिर हिस्से तक पहुंचा तो सामने एक खुला सा मैदान था। वहां एक पुराना सा मजार था। मजार पर चादर पड़ी हुई थी, 2-3 चिराग चल रहे थे। इर्द गिर्द तकरीबन 5-6 लोग थे, कुछ खड़े कुछ बैठे। उन सबके बीच में एक लड़की थी। वो आम तरह से बैठी नहीं थी, कभी वो जमीन पर बैठ जाती, कभी अचानक खड़ी हो जाती, कभी जोर जोर से हंसती, कभी खुद से बातें करती। वो आदमी उनके दोनों बाजू पकड़े हुए थे, जैसे डर हो कि वो भाग न जाए। एक उम्र रसीदा आदमी जिसे सब बाबा जी कह रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। कभी पानी पर दम करते, कभी उसके मुंह के करीब ले जाते, कभी उसके माथे पर हाथ रखते। मैं वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। मेरे दिल में एक ही बात चल रही थी, ये सब मुझे नहीं देखना चाहिए था,
अचानक वो लड़की जोर से हंसी, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं थी बल्कि कुछ टूटा हुआ था। फिर उसने सर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा। मैं कसम खा कर कह सकता हूँ वो मुझे देख रही थी ऐसे जैसे वो जानती हो मैं कौन हूँ। अगले ही लम्हे उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने मेरी माँ का नाम लिया, बिल्कुल साफ, बगैर हिचकिचाहट के। मेरे कदम वहीं जम गए, मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पांव के नीचे से निकल रही है। उसने हंसते हुए बस इतना कहा, तुम अकेले नहीं आए हो। ये सुनना था कि मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा, और फिर मैंने पलटकर भागने में ही आफियत समझी। मैं मजार की तरफ से भागा, फिर झाड़ियों में घुसा, फिर वापस आ रहा था। वो आवाजें पीछे से आ रही थी, वो हंस रही थी। मैं दौड़ता हुआ गाड़ी तक पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर बैठा और फौरन लॉक लगा दिया। मेरी सांस फूली हुई थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस इतना कहा, अभी इसी वक्त यहां से निकलना है। गाड़ी चल तो पड़ी लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया था। मैं बार बार आईने में देख रहा था, जैसे मुझे यकीन ही ना आ रहा हो कि मैं वापस आ गया हूं। चंद ही मिनट गुजरे थे कि इंजन से अजीब आवाज आई, फिर एक झटका लगा और गाड़ी बंद हो गई। मैंने दोबारा स्टार्ट मारा मगर कुछ नहीं हुआ। मुझे फौरन समझ आ गया कि बेल्ट टूट चुकी है। हम सड़क के किनारे खड़े थे, धुंध में, रात के सन्नाटे में। उसी वक्त मुझे बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई थी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैं जानता था मेरे बच्चे गाड़ी में हैं। मैंने आवाज की तरफ देखा, झाड़ियों के पीछे हल्की सी हरकत थी। मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने अपनी फैमिली को कहा कि दरवाजा लॉक रखें, लेकिन मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी। और फिर भी मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला। मैं जानता था कि बाहर निकलना ठीक फैसला नहीं है, मगर उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, वाकई कोई बच्चे हैं तो मैं आंखें बंद करके गाड़ी में नहीं बैठ सकता। मैंने टॉर्च ऑन की, दरवाजा बंद किया और आहिस्ता से झाड़ियों की तरफ बढ़ा। धुंध इतनी थी कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे उसमें डूब रही हो। हर कदम के साथ जमीन नरम महसूस हो रही थी, जैसे मिट्टी गीली हो। बच्चों की आवाज अब वाज़िया थी, हंसी, कभी किसी के गिरने की हंसी। मैंने आवाज देकर कहा, कोई है? मदद चाहिए हो तो बताएं। मेरी आवाज धुंध में कहीं गुम हो गई। मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो सामने एक खुला सा हिस्सा नजर आया, और वहां वो मंजर था जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। वहां एक फैमिली खड़ी थी, एक औरत, 2 बच्चे और एक मर्द। औरत ने शॉल उसी तरह ओढ़ी हुई थी जैसे मेरी बीवी ने गाड़ी में ओढ़ी थी। बच्चों के कपड़े, उनके जूते, यहाँ तक कि उनके बालों का स्टाइल सब हमारे बच्चों जैसे थे। और वो मर्द, वो मैं था, बिल्कुल मैं। मेरा कद, मेरी जैकेट, मेरे हाथ में टॉर्च, सब कुछ वैसा ही। वो मैं बच्चों को देख रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं अभी देख रहा था। मेरे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए हो। मैंने आंखें झपकी, दोबारा देखा, मंजर वही था। अचानक वो सब एक साथ मेरी तरफ देखने लगे, ना कोई हैरत, ना कोई सवाल, जैसे वो पहले से जानते हो कि मैं वहां हूं। मेरे कानों में एक अजीब सी गूंज हुई और इसी लम्हे मुझे अपने पीछे सांस महसूस हुई। मैंने गर्दन मोड़ने की हिम्मत नहीं की, मगर मैं जानता था कि वो लड़की मेरे पीछे खड़ी है, वही जो मजार पर थी। उसकी आवाज मेरे कान की बहुत करीब आई, यहाँ रुकने वाले वापस पूरे नहीं जाते। मैंने एक कदम पीछे लिया। वो जो मेरी मुशाबत में शख्स था वो भी एक कदम आगे आया। मैंने दूसरा कदम पीछे लिया, वो भी करीब आ गया। उस लम्हे मुझे साफ समझ आ गया कि अगर मैंने एक लम्हा भी और जाया किया तो शायद मैं वहीं रह जाऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पलटा और दौड़ा। मैं पीछे नहीं देख रहा था, मैं बस दौड़ रहा था। जब मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने दरवाजा खोला, अंदर घुसा और जोर से बंद कर दिया। मैंने चीख कर कहा, दरवाजा लॉक रखना, कोई बाहर नहीं आएगा। गाड़ी के अंदर अंधेरा था, सिर्फ हमारी सांसों की आवाजें थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा सब सुन रहे होंगे। फिर गाड़ी के पिछले हिस्से पर ठक की आवाज आई, एक हल्की सी दस्तक, फिर दोबारा। मैंने फौरन कहा, कोई शीशा नहीं खोलेगा।
बाहर मत देखना। उसी लम्हे मेरे बेटे ने दबे लहजे में कहा, अब्बू आप बाहर क्यों खड़े हैं? मेरा खून जम गया। मैंने फौरन कहा, मैं यहाँ हूँ, वो मैं नहीं हूँ। और फिर फ्रंट शीशे पर एक हाथ आकर लगा। हथेली मिट्टी से भरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता एक चेहरा शीशे के करीब आया। वो मेरा चेहरा था, मगर आंखें खाली थी, बिल्कुल खाली। मैंने आंखें बंद कर ली और जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी बेगम भी चीखने लगी, बच्चे भी। गाड़ी के अंदर रोना मच गया, सब एक साथ चीखने लगे। फिर अचानक खामोशी, कोई दस्तक नहीं, कोई आवाज नहीं। चंद लम्हे बाद दूर से एक भारी इंजन की आवाज आई। वो ट्रक था। मैंने हिम्मत करके शीशा थोड़ा सा नीचे किया और लाइट ऑन की। ट्रक रुका। ड्राइवर ने नीचे उतरकर इधर उधर देखा, खास तौर पर झाड़ियों की तरफ। उसने आहिस्ता से कहा, आप लोग यहाँ क्यों रुके हुए हैं? रात को ये जगह ठीक नहीं। मैंने बस इतना कहा कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। वो अल्लाह का कोई नेक बंदा था। उसने काफी टाइम लगाकर हमारी गाड़ी को अपने ट्रक के साथ बांधा। जब गाड़ी हरकत में आई तो मैंने पीछे देखा। वो खुला हिस्सा, झाड़ियां सब धुंध में थे। वो फैमिली नजर नहीं आ रही थी, जैसे कुछ था ही नहीं। ट्रक हमें रोशनी वाली जगह तक ले आया। मैं तब जाकर सांस ले पाया। आज भी मैं धुंध में गाड़ी चलाते हुए आईने में खुद को देखता हूँ, और अगर कभी सुनसान सड़क पर कोई बस, कोई आवाज, कोई साया नजर आए, मैं गाड़ी नहीं रोकता। और अगर कभी सुनसान सड़क पर कोई बेजान खड़ी गाड़ी, कोई आवाज, कोई साया दिखाई दे तो मैं गाड़ी नहीं रोकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ जगह इंसान को दो हिस्सों में बांट देती, और खुशकिस्मत वो होते हैं जो पूरे वापस आ जाते हैं। तो अदनान भाई, ये थी हमारी स्टोरी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हम अपनी फैमिली के साथ रात में उस धुंध में उस सुनसान रोड पर सफर कर रहे हैं। सबकी नोटिफिकेशंस अब तक पहुंचते